महामतदान की महा कवरेज लगातार जारी है और ऐसे में दूसरे चरण में मतदान चल रहा है। लगातार जो मतदाता है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और ऐसे में गाजियाबाद और साहिबाबाद से ईवीएम मशीन की खराबी की सूचना भी मिली थी, जिसे ठीक करने के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं। तमाम जिलों की तमाम तस्वीरों के साथ अलग अलग सहयोगी भी पल पल का अपडेट दे रहे हैं और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। आज 13 राज्यों की 88 सीटों पर यह मतदान जारी है। वहीं जनता अपने मताधिकार का प्रयोग लगातार कर रही है। असम में 5, जम्मू कश्मीर में 1, त्रिपुरा में 1, राजस्थान की 13 सीटों पर मतदान जारी है और यूपी की 8 सीटों पर भी आज मतदान चल रहा है। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में चुनाव हो रहा है। अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा में मतदान लगातार होता हुआ। बागपत में भी मतदान जारी। अलग अलग जिलों की अलग अलग तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं हमारे अलग अलग संवाददाता और उनका भी रुख करेंगे। पर ये जो बड़ी खबर है वो इस वक्त की 13 राज्यों की 88 सीटों पर लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं। असम की 5, जम्मू कश्मीर की 1, त्रिपुरा की 1, राजस्थान की 13 सीटों पर मतदान जारी। बिल्कुल, तो देखिए उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान, कुल मिलाकर 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। कई दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। आज उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। इसी के साथ लोकसभा चुनाव का ये 2024 का ये दूसरा चरण बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस बार कई दिग्गज मैदान में है। खुद बात की जाए तो कांग्रेस से केरल का जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव बना हुआ है वो इसलिए क्योंकि वायनाड से खुद राहुल गांधी मैदान में उतरे हुए हैं। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 8 सीटें हैं। 8 सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग हो रही है और ऐसे में इससे पहले भी चरण में 8 सीटों पर वोटिंग हुई है, तो अब दूसरे चरण में भी 8 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। बेहद ही दिलचस्प मुकाबला उत्तर प्रदेश में भी बना हुआ है। कई हाई प्रोफाइल सीटें इसमें हॉट सीट बनी हुई है। मथुरा की बात कर ले या फिर मथुरा के साथ साथ बेहद ही ज्यादा दिलचस्प चुनाव मेरठ में भी बना हुआ है क्योंकि अरुण गोविल वहां से मैदान में उतरे हुए हैं। बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो, तो दिलचस्प ये मुकाबला बेहद ही ज्यादा सामने आ रहा है। अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा में चुनाव, बागपत में भी मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। सुबह 7 बजे के साथ ही वोटिंग हो रही है और ये जो मुकाबला है 2024 के लिहाज से बेहद ही ज्यादा खास है, जहां एक तरफ एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन है। एनडीए लगातार दावा कर रहा है कि अब की बार 400 पार, तो विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये बड़ी संविधान की लड़ाई है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और ये जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। लेकिन इस बीच सबकी नजरें इसी पर हैं कि आखिर ये जो चुनाव है वो किस तरीके से संपन्न होता है। 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। पहला चरण 19 अप्रैल को संपन्न हो चुका है शांतिपूर्ण ढंग से। दूसरे चरण का मतदान आज लगातार जारी है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर ये मतदान की प्रक्रिया लगातार सुबह 7 बजने के साथ ही चल रही है। जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। तमाम दिग्गज अपील कर रहे हैं कि आप अपने मत का प्रयोग करें। लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोस्ट कर रहे हैं। तो देखिए एक तरफ मुकाबला दिलचस्प है, तो हमारे साथ लगातार हमारे खास संवाददाता भी जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। तो बाड़मेर से हमारे संवाददाता मोहम्मद अनीस जुड़ गए हैं। अनीस, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर आप देख रहे हैं? देखिए 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया चल रही है, अब काफी समय बीत चुका है, अब क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं? जी, जिस तरह से बताऊं कि सुबह 7 बजे से यहाँ से जो चुनाव है वो लगातार चालू है और लोग जो महिला सहित जो बुजुर्ग लोग हैं चाहे युवा है वो सुबह से ही कतारों में लगे हुए। लेकिन जिस तरह से बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा सीट की बात करें तो ये एक और सीट बनी हुई है और जो दोनों जाट समाज के जो कांग्रेस और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो रविंदर सिंह भाटी है जो निर्दलीय, उन्होंने पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। अब जिस तरह से बात करें त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन सुबह से ही जो बुजुर्ग सहित जो महिला हैं लाइनों में लगे हुए हैं और सुबह से ही वोटिंग का जो दौर है वो चालू है। और में लोकसभा सीट की 2014 के अंदर और 2019 के अंदर यह सीट है जो भाजपा के पास है। लेकिन अब जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला है, अब देखने वाली ये बात होगी जनता किन मुद्दों पर है जो
वोटिंग करती है, लेकिन हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और युवा हैं उनसे बातचीत करके आपको लगातार हम ये जो तस्वीरें हैं ये चौहटन बाड़मेर के चौहटन से इस वक्त हम जहाँ बूथ पे मौजूद है, हमारे साथ कुछ लोग। सर, जिस तरह से ये चुनाव हो रहे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहे हैं? चुनाव तो विकास के मुद्दों पे हो रहे हैं। अच्छा जी, तो क्या उत्साह है इस बार? उत्साह तो ये है मतदान करना, ये मतदान देने के लिए सब लोग अपने उत्साह से उत्साहित होकर आए हैं। जो जिससे अपने ध्येय है उसको दिया जाएगा। वो किसी पर कोई, अब मैं इस बात में नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं बॉलिंग बूथ पे हूँ। कितने बजे आए हो यहाँ पे? मैं यहाँ पे आया हूँ 8:30 बजे। अच्छा जी जी, निश्चित तौर से आपने देखा जिस तरह से ये लोग हैं सुबह 7 बजे से ही हैं जो लाइने में लगे हुए हैं और लगातार अपना मतदान है जो वो जारी है। बिल्कुल, और इस बीच टोंक से हमारे साथ ब्रिजेश परिद्वाल भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। तो ब्रिजेश, टोंक में इस वक्त किस तरह की खास तस्वीरें दिखाना चाहेंगे आप मतदान केंद्र से, और मतदाता वहां पर किस तरह से जागरूक नजर आ रहे हैं? टोंक जो सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पे 1134 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और सुबह से 7 बजे से लगातार यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। और यहाँ पे इस वक्त जो 18 साल के जो नवयुवक हैं उन्होंने भी अपने वोट डाला है। साथ में आप मेरे पीछे देखिए, एक यहाँ पे बुजुर्ग मतदाता है, ये भी एक अपना वोट देने आए हैं। आपने वोट दिया, आप कितने साल के हैं? 78 साल। और आपने अपना मत का प्रयोग किया? अच्छा, आपको यहाँ पे सब जो प्रशासन की तरफ से आने जाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है? अच्छा, देखिए अब मेरे साथ अगर जो है बुजुर्गों का जो उत्साह है, जो इस टाइम जो असहाय है, जो उनके लिए भी व्हील चेयर की व्यवस्था कराई गई है प्रशासन के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। यहाँ पे जितने भी मतदाता हैं वो आ रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पे टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी है, भाजपा प्रत्याशी है, वो सुखबीर सिंह जौनपुरी आए हैं। और इसके अलावा कांग्रेस में हरीश मीणा है। इन दोनों के बीच में लगातार कांटे की टक्कर है। सुखबीर सिंह जौनपुरिया पिछले दो लोकसभा चुनावों में 10 साल से लगातार यहाँ पर सांसद रहे हैं और इस वक्त उनको कांटे की जो टक्कर दी जा रही है वो हरीश मीणा जो कि विधायक है, क्योंकि ये सचिन टोंक विधानसभा क्षेत्र सचिन पायलट का एक क्षेत्र है। इस सचिन पायलट के क्षेत्र के अंदर सचिन पायलट ने कहा है कि जहां हरीश मीणा नहीं जाएंगे वहां पे मैं जाऊंगा। तो एक देखा जाए तो एक प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है सचिन पायलट की। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि महिलाएं ये अपना बढ़ चढ़ कर वो ले रही है। और अच्छा ये बताओ, आप वोट देने आए हो? अच्छा, आप किस टोंक में किस मुद्दे पे वोट देना चाह रहे हैं? क्या क्या मुद्दा है? आप किसी को भी दें, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि टोंक का विकास हो या क्या है? अच्छा चल रहा है, सुबह का और क्या है, आपको सुविधा मिलनी चाहिए, काम धंधा चलना चाहिए। यही नहीं 500 बीड़ी बांध, मतलब अभी आप बीड़ी बांधते हो, लेकिन और इसके अलावा टोंक में कोई काम धंधा नहीं है। देखिए यहाँ के जो मतदाता है उनका सचमुच में देखा जाए तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे किसी प्रकार के औद्योगिक नहीं है, तो उसका एक देखा जा रहा है। और पिछले जो सांसद थे उनसे भी थोड़ी नाराजगी जताई जा रही है। और इसी वजह से इस बार नरेंद्र मोदी आए और यहाँ पर उन्होंने सभा भी की और यहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने कहा था, कांग्रेस पे बड़ा आरोप लगाया। और कई ऐसी चीजें हैं जो टोंक के विकास के लिए आगे अभी तक हो नहीं पाई है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मेरे साथ नवयुवती भी है, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। बेटा एक सेकंड, हेलो, एक मिनट। आप अभी पहली बार वोट दे रहे हैं? अच्छा, आप दूसरी बार वोट दे रहे हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ये जो चीज है विकास, जो टोंक के अंदर आप क्या चाहते हैं, किस तरह के शिक्षा वगैरह का क्या रहना चाहिए? आप किस आधार पे? रोजगार होना चाहिए और महंगाई कम होनी चाहिए। रोजगार होना चाहिए और महंगाई। और आप शिक्षा के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि टोंक औद्योगिक शिक्षा या शिक्षा के अंदर भी पिछड़ा हुआ है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा भी अच्छा। देखिए मेरे साथ जो है वो जो नवयुवती है उनका भी यही कहना है कि हम जो वोट दे रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, उसके लिए हमें बेरोजगारी दूर होना चाहिए, शिक्षा हमें मिलनी चाहिए। तो देखा जाए तो टोंक के अंदर जो बुजुर्ग भी हमने देखा, यहाँ पे महिलाएं देखी, साथ में नवयुवतियां देखी, जो युवा शक्ति है वो भी देखा हमने। तो सब अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि एक अच्छा लोकतंत्र का जो महापर्व है वो मनाया जाए।
बिल्कुल, उन्नति। देखिए शिक्षा और विकास का मुद्दा सबसे ज्यादा गंभीर वहां से नजर आ रहा है। ठीक है, लौटती हूँ आपके पास। मोहम्मद अनीस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनीस, देखिए किस तरीके से बाड़मेर में मुकाबला नजर आ रहा है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है, तो कितना दिलचस्प हो रहा है और प्रत्याशी जो है आज के दिन जोश में नजर आ रहे हैं कि नहीं? जी, जिस तरह से प्रत्यक्ष की अगर बात की जाए, कैलाश चौधरी ने भी सुबह सुबह अपने मतदान केंद्र पे जाके मत किया था, और उम्मीदवार राम बेनीवाल की बात करें, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी अभी कहीं ना कहीं पहुंचे नहीं है। जिस तरह से बात करें रविंद्र सिंह भाटी की, जैसे ही चुनावी मैदान में टाल ठोकी थी, तो कांग्रेस और भाजपा के दोनों प्रत्याशियों के जो बड़े बड़े नेता दिल्ली में बैठे थे, उन्हें भी बाड़मेर और जैसलमेर बालोतरा आना पड़ रहा था रोड शो करने और या फिर बड़ी सभाओं को संबोधित करने। हालांकि अभी जो यहाँ से युवाओं की बात करें, चाहे बुजुर्ग की बात करें या फिर महिलाओं की बात करें, उनका कहना है हम इस बार सोच समझकर ही अपना मत करेंगे या फिर विकास के मुद्दे पर करेंगे। बिल्कुल अनीस, देखिए मैं आपके पीछे कतार देख पा रही हूँ, कितनी बड़ी है तादाद में वहां पर लगी हुई है, जो कि लगातार मतदाता बड़े ही धैर्य के साथ इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी आने का। अगर मुमकिन हो पाए तो कोशिश कीजिए, जरा उनसे जानिए कि किन मुद्दों के साथ वो आए हुए हैं मतदान के लिए। बिल्कुल युवाओं में बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन किन मुद्दों, जिस तरह से आप युवा हैं सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? हम मैदाराम को वोट दे रहे हैं जी जी। किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर शिक्षा रहे के हैं? लिए। अच्छा, पहले 5 साल देखा जाए तो उसमें तो कुछ हुआ भी नहीं, MP आया भी नहीं यहाँ पर वो। अच्छा, इस बार देखा जाए त्रिकोणीय मुकाबला है, उसमें मैदाराम की जीत लग रही। जी निश्चित तौर से इनका कहना है, युवाओं से बात करें चाहे फिर बुजुर्ग लोगों से बात करें, शिक्षा का यहाँ पर अगर बात की जाए, सड़क और शिक्षा का एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल मोहम्मद अनीस, और हम देख पा रहे हैं कि युवा मतदाता तो लगातार कतारों में पहुंच रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन महिला वर्ग की मतदाताएं काफी ज्यादा कम नजर आ रही हैं मतदान केंद्र पर। क्या कुछ वजह हो सकती है, और जानने का प्रयास करें कि आखिर महिला मतदाताएं क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? जी अगर महिलाओं की बात की जाए, महिला भी बात करें 9 से 10 से 11 बजे के बाद जो महिला है वो मतदान केंद्र पर पहुंची है, लेकिन काफी लेकिन ठीक है मोहम्मद अनीस, आपके पास लौटती हूँ। आपकी थोड़ी सी ऑडियो डिस्टर्ब आ रही है, दुरुस्त कराते हैं ताकि हमारे दर्शक बखूबी समझ पाए आपकी बात को जो आप वहां पर रख रहे हैं। लौटती हूँ आपके पास। ब्रिजेश हमारे संवाददाता लगातार टोंक से जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश, देखिए आपने बात की लोगों से और सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा जो नजर आ रहा है सड़क शिक्षा का नजर आ रहा है, तो जो महिला मतदाता है उनके लिए क्या सुरक्षा का मुद्दा, क्योंकि सबसे ज्यादा माना जाता है कि वो गंभीरता से लेती हैं, क्या कोई महिला मतदाता जो कि अपनी बात रखना चाहे कि आखिर क्या अंतर उन्होंने देखा है? क्योंकि हमेशा जब भी चुनाव होता है, देखिए पूर्व सरकारों से तो कंपैरिजन होता ही है, ऐसे में क्या मतदाता समझ पा रहे हैं? लेकिन आपने जो बहुत बड़ी बात कही है कि एक सुरक्षा का जो मुद्दा है, क्योंकि टोंक के अंदर एक पिछड़ा हुआ है, और टोंक के अंदर एक जो सुरक्षा की बात अगर हम करें, महिलाओं की सुरक्षा की बात, तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पे भीड़ दिख रही है और महिला मतदाता अपने मत का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। मैं कुछ आपसे जानना चाह रहा हूँ, कोई बात, आप बताएं कि जो आप वोट देना चाह रहे हैं वो किस मुद्दे पे देना चाह रहे हैं, और यहाँ पे आपकी जो महिलाओं की सुरक्षा है वो किस तरह की है टोंक में? अब आप भी है मतदाता, बता सकते हैं, कोई बात नहीं, बोलिए, बोलोगे या तो जब ही होगा, बताइए। चलिए कोई नहीं, आप जो वोट देना चाह रहे हैं, ये महिलाओं की जो सुरक्षा है एक सरकार की तरफ से, आप क्या चाहते हो कि किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा की जाए, और ऐसी कौन सी सरकार को आप जो वोट के लिए है कि वे आपकी सुरक्षा करे, बताएं। मतलब बेरोजगार, मतलब यहाँ पे बेरोजगारी की ज्यादा है, सुरक्षा आपकी है, उसमें कोई आपको कोई वो नहीं है। देखिए उन्नति, जिस तरह से हम बात महिलाओं से जो हमने बात की, सबसे बड़ा जो मुद्दा है, क्योंकि टोंक एक बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, जयपुर के पास है, और यहाँ पे किसी भी प्रकार के उद्योग धंधे नहीं है। यहाँ की जो औरतें हैं वो बीड़ी बनाती है, जो जिससे 200 रुपए 300 रुपए पर डे वो अपना कमा पाती है। तो जितनी भी हम महिलाओं से बात कर रहे हैं, उसके सबसे जो ज्यादा आ रहा है वो एक उद्योग का वो आ रहा है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो चीज है वो है कि यहाँ पे उद्योग धंधे नहीं है, यहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई काम धंधा नहीं है, जिससे महिलाएं परेशान है, उनके जो व्यक्ति हैं, जो उनके व्यक्ति हैं वो भी बहुत परेशान है। तो आप अगर देखा जाए तो मिला जुला है, शिक्षा भी है, औद्योगिक जो है वो भी है, और इसके अलावा तो कई प्रकार के टोंक के अंदर ऐसे मसले हैं जिनके लिए ये आज अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, और उसी के आधार 2006 को
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वी विल हैव टू डिवाइस इनोवेटिव प्लान्स टू इंश्योर दैट माइनॉरिटीज, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on resources. मनमोहन सिंह जी ने यह बयान गलती से नहीं दिया था, बल्कि जानबूझकर दिया था, क्योंकि अप्रैल 2009 में फिर से मनमोहन सिंह ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रश्न के जवाब देते हुए फिर अपने बयान को सही ठहराया और कहा कि माइनॉरिटीज का, खासकर मुस्लिमों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और उनको संसाधनों, देश के संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से गलत बयानी की गई और मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है, ये कहा गया। मतलब यह है कि कांग्रेस पहले से ही आधार बना रही थी कि येन केन प्रकारेण मुस्लिम को एससी, अनुसूचित जाति घोषित कर मुसलमानों को एससी आरक्षण की वैधता दिला दी जाए। कांग्रेस की एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। यहां तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को कहा था कि पिछले 20 वर्षों में पंडित नेहरू ने 2000 भाषण दिए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी अनुसूचित जाति के कल्याण के बारे में बात नहीं की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हमारे लोगों के प्रति कितनी सहानुभूति है। पंडित नेहरू हमेशा मुसलमानों के पक्ष में रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों की उपेक्षा हो, कदापि हम नहीं चाहते कि मुसलमानों की अपेक्षा हो, लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि मुसलमानों को अन्य समुदायों की कीमत पर अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। जिन्हें अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है उन्हें ही लाभ मिलना चाहिए। कांग्रेस ने राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर यह साजिश रची कि मुसलमानों में भी जाति है, इसलिए उनमें भी एससी माना जाए और एससी लिस्ट में आरक्षण दिया जाए। कोई एससी अगर धर्म बदलकर मुसलमान बनता है तो उसका एससी दर्जा बना रहे। साथ ही ओबीसी के 27% से 6% काट कर मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। कांग्रेस ने कोर्ट के कानून को बदलकर एएमयू, जामिया मिलिया जैसे संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी रिजर्वेशन को खत्म किया। 1981 में कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन को छीनने के लिए अलग एएमयू अमेंडमेंट एक्ट 1981 लाकर कोर्ट के फैसले को बदल दिया। कांग्रेस सभी जातियों को ओबीसी यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा बता रही है। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में 4 बार मुस्लिम रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के कारण कांग्रेस सरकार इसे लागू नहीं कर पाई। 2009 में लोकसभा इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो को कांग्रेस ने जॉब और एजुकेशन में मुसलमानों को नेशन वाइड रिजर्वेशन देने की प्रॉमिस किया था। कांग्रेस चाहती थी कि ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर मुस्लिम के लिए अलग से सब कोटा हो। 2011 में यूपीए 2 के दौरान माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ओबीसी कोटा के भीतर 8.4 सब कोटा का प्रस्ताव रखा, जिसमें मुसलमानों के लिए 6% रिजर्वेशन शामिल था। 2014 में लोकसभा इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस ने इस तरह की बातें की थी। इस बार भी कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में इसी तरह की बातें कर रही है। कर्नाटक में भाजपा सरकार ने रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन को खत्म कर दिया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही तमाम मुस्लिम को ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया। कर्नाटक में भी ओबीसी के अंदर कैटेगरी 2 भी बनाकर मुस्लिम जातियों को आरक्षण दे दिया गया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि देश के बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है। मतलब उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी से सख्त नफरत है, क्योंकि देश में बहुसंख्यक आबादी इन्हीं गरीब लोगों की है, इन्हीं वर्गों की है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। और
तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कांग्रेस पर हमलावर नजर आए और उन्होंने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए तमाम बातें कही जो हमने आपको सुनवाई। और इस बीच हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। लालचंद, तो 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में आज दूसरे चरण में मतदान हो रहा है, जिनमें सबसे ज्यादा अगर सीटों की बात कर ली जाए, सबसे ज्यादा उम्मीदवार की बात कर ली जाए तो मथुरा और गौतम बुद्ध नगर में है। और यहां पर देखा जा रहा है कि शांतिपूर्वक ढंग से मतदान हो रहा है और आज जागरूक नजर आ रहे हैं काफी ज्यादा मतदाता। बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8 सीटों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। और देखने को मिल रहा था कि जिस तरीके से बीजेपी ने धुआंधार प्रचार प्रसार किए हैं और इंडिया गठबंधन ने प्रचार प्रसार किए हैं पश्चिमी क्षेत्र में, उससे कहीं ना कहीं मतदाताओं की जो क्या है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को जो है होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में मतदाता घर से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए दिखाई देंगे और जो प्रत्याशी है उनकी ईवीएम में जो किस्मत है वो कैद होगी। जब 4 जून को नतीजे आएंगे वो खुलेंगे, तब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये देखने वाली बात होगी। हाँ, लेकिन ये जरूर देखने को मिल रहा है मनीषा कि सुबह से ही 7 बजे से ही लोगों की जो भीड़ है जो है मतदान केंद्र पर वो दिखाई दे रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं जाट और जो अल्पसंख्यक और इसके साथ ही जो ओबीसी वर्ग का वोट बैंक है वो बहुत ज्यादा है। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने जिस तरीके से, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, चाहे और तमाम बीजेपी के नेताओं की बात की जाए, लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए, अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट मांगते हुए दिखाई दिए हैं। शायद ये वजह है कि भीड़ कहीं ना कहीं जो है बूथों पर दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग की तरफ से भी तमाम जो है व्यवस्थाएं की गई हैं, विकलांगों के लिए व्यवस्था की गई, महिलाओं के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। ज्यादा से ज्यादा जो बुजुर्ग हैं वो भी उनके मतदाताओं के लिए भी व्यवस्था की गई, व्हील चेयर। Modi as Prime Minister of this nation, third time he is being accepted as a guardian, as a leader, as a family member who has taken care of them during all crises. In his hands, the nation is safe, nation is in the growing spirit. What we feel that by 2047 we will be a developed country, not the developing country list. And I think people respect him, people love him, people regard him, people has got faith in him. And Narendra Modi ji is again going to be victorious third time as a Prime Minister of this nation. Sir, in the first phase, voters turnout was comparatively less. So, what would you like to appeal this time? See, we have very rightly said, and we have also, our party people have also learned, because that was the peak of farmers' crop cutting things, and I think this will be taken care, and you will see this today. We are going to vote 65% plus in Noida, best in the history. Thank you so much. गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा को आप सुन रहे थे। लगातार वो जीतते आए हैं 2 बार से और इस बार भी मैदान में हैं। तो देखिए उनकी तरफ से एक बार फिर से कहा गया क्योंकि 2047 का संकल्प लेके भारतीय जनता पार्टी चल रही है, तो उसी का वो जिक्र करते हैं कि 2047 तक हम डेवलपिंग कंट्रियों की लिस्ट में नहीं होंगे बल्कि डेवलप्ड होंगे पूरी तरीके से। ये उन्होंने बड़ी बात कही है। ठीक है, लौटते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं लालचंद। लालचंद, देखिए उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, 8 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, लेकिन बात करें क्योंकि प्रचार जब इस लेवल का किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं मतदाताओं को काफी ज्यादा प्रभावित करता है। जब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि अयोध्या और काशी का अब हो चुका है, अब मथुरा की बारी है, कितना ज्यादा अपीलिंग ये हो जाता है और ये मुद्दा इस 8 चरण में इफेक्टिव नजर आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल उन्नति कहीं ना कहीं इफेक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा सत्ता संभाली और 2017 से पहले जो माहौल होता था उत्तर प्रदेश का कहीं ना कहीं वो बदला है। आज एक भी दंगे नहीं हो रहे उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था जिस तरीके से बेहतर होनी चाहिए शायद आज वो दिखाई दे रही है। जो बड़े बड़े जो उद्योगपति रहते थे वो उत्तर प्रदेश में निवेश नहीं करते थे, कहीं ना कहीं उनको डर रहता था कि अगर वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बिजनेस करते हैं तो उनका घाटा होगा या उनका अपहरण हो जाएगा। इस तरीके की तमाम बातें जो है कही जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब माहौल बदला है और यही वजह है कि आप देखिए चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे मिर्जापुर का जो है कॉरिडोर हो मां विंध्यवासिनी का, वो भी बदला हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी भव्य तरीके से मनाया गया। इसके साथ ही काशी की बात करें तो काशी भी जो है बदला सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से संसदीय सांसद रहे हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है और जिस तरीके से दोबारा वो सत्ता में आए इसके
के बाद अब तीसरी बार वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है काशी भी कहीं ना कहीं बदला हुआ दिखाई दे रहा है। और आज हिंदुत्व पर कहीं ना कहीं लोग जो है काफी जो है उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से आप देखिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना और उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में जो भीड़ दिखाई दे रही है, आज भी जो है लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। 2.5 से 3 लाख लोग पर डे दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। रामनवमी पे जो भीड़ दिखाई दी उसका कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आज जो 8 सीटों पर जो है पश्चिम क्षेत्र में जो है चुनाव हो रहा है, वो पहले से ही जो है 7 सीटों पर पिछली बार जो है बीजेपी का कब्जा रहा है और बसपा 1 सीट जो है वहां से निकाली थी। लेकिन इस बार भी लड़ाई कम नहीं है। इस बार भी जो है इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस है। जाहिर सी बात है 2019 के चुनाव में मायावती साथ में थी, लेकिन उनको भी जो है सीटें वहां की मिली थी। जो है 7 में से 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, 1 जो है बसपा के खाते में गई थी। लेकिन इस बार देखने को मिला है कि जिस तरीके से चाहे अमरोहा की बात करें, चाहे मेरठ की बात करें, चाहे बागपत की बात करें, उन्नति, और चाहे गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़ की बात करें और यहाँ तक कि मथुरा की बात करें, तो कहीं ना कहीं इस पर लड़ाई टक्कर की दिखाई दे रही है। क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने जो है जोर आजमाइश यहाँ पर की, अंतिम दौर तक जो है प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले अयोध्या की बात की, काशी की बात की, अब मथुरा की बात की है, जाहिर सी बात है उन्नति कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। अगर हम प्रत्याशियों पर बात करें तो जिस तरीके से 2019 के चुनाव में 7 सीटें जो है बीजेपी के खाते में हुई थी जो है इसमें से, तो वहीं बसपा ने 1 सीट ली थी। लेकिन इस बार कुछ चेहरों को बदला गया। बीजेपी ने चाहे वो बात कर, कई चेहरे ऐसे जो है जिनका टिकट काट दिया था, उन नए चेहरों को जो है उम्मीदवार बनाया है। अगर बात करें हेमा मालिनी ने जो है चुनाव लड़ती हुई दिखाई, पुराने अंदाज में दिखाई दी, 2019 की तरह आई। तो जाहिर सी बात है इसका उनको कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके लिए जो है प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मेरठ की बात देखिए, तैयारियों का सिलसिला लालचंद लगातार जारी है। तीसरे चरण की भी तैयारी जो है शुरू हो चुकी है। इस कदर जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसका भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लौटेंगे फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लगातार बड़ी कवरेज जारी है। के प्रायोजक हैं सर्वोकॉल, 35 साल का भरोसा। सर्वोकॉल, रखे सब कंट्रोल में। तो ब्रेक के बाद स्वागत है। और जैसा कि लगातार महामतदान का महा कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका भी रुख करना चाहेंगे। आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दूसरे चरण में मतदाताओं में भारी जोश आज देखने को मिल रहा है। काफी अच्छी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। असम में 9 बजे तक 9.15% मतदान हो गया है। बिहार में 9 बजे तक 9% से ज्यादा मतदान। छत्तीसगढ़ में 9 बजे तक 15% से ज्यादा मतदान हो चुका है। कर्नाटक में भी 9 बजे तक की ये तस्वीरें, 9% से ज्यादा मतदान हो गया है। केरल में 9 बजे तक 11% से ज्यादा मतदान। मध्य प्रदेश की बात कर ले जाए तो यहाँ पर भी 13% से ज्यादा मतदान हो चुका है। महाराष्ट्र में 7.45% मतदान हुआ है अभी। वहीं मणिपुर की बात कर ली जाए तो 9 बजे तक यहां पर भी 14% से ज्यादा मतदान। काफी जागरूक नजर आ रहे हैं। राजस्थान में भी 11% से ज्यादा मतदान अभी तक हो चुका है। अलग अलग राज्यों के अलग अलग वोटिंग परसेंटेज को हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 11% से ज्यादा मतदान 9 बजे तक होता हुआ। पश्चिम बंगाल में 15% से कुछ ज्यादा मतदान हुआ है। दूसरे चरण में मतदाताओं में ये भारी जोश काफी देखने को मिल रहा है और काफी अच्छे संकेत हैं कि आज शाम तक एक अच्छा वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आएगा। पहले चरण में जिस तरह से उदासीनता कुछ हद तक देखने को मिली थी, उसके बाद सियासी दलों ने भी अपनी कोशिशें दोगुनी कर दी थी और कहीं ना कहीं उनकी मेहनत अब रंग लाती हुई नजर आ रही है। मतदाता जागरूक नजर आ रहे हैं और सबसे बड़े चिंता का विषय यही था। पहले
चरण के मतदान के बाद, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि मतदाता जो है वो उतना ज्यादा जागरूक नजर नहीं आ रहे थे, उतना ज्यादा घरों से निकलने में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे थे, मतदान नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, उससे ये संभावनाएं काफी ज्यादा प्रबल हो जाती हैं कि आज शाम तक एक अच्छा वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आएगा और ये सियासी दलों के लिए भी काफी ज्यादा उत्साहित कर देने वाली खबर। और अलग अलग जिलों का भी वोटिंग परसेंटेज हम आपको दिखा रहे हैं टेली के माध्यम से। यूपी में 9 बजे तक 11.67% मतदान हो गया है। मथुरा सीट की बात कर ली जाए अकेले तो 10% से ज्यादा मतदान यहां पर हुआ है और उन्नति और भी तमाम ऐसे जिले निकलकर सामने आ रहे हैं जहां पर अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज अब देखने को मिल रहा है 9 बजे तक का। बिल्कुल, देखिए मनीषा, 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज जो है वो सामने आया है। उत्तर प्रदेश का वोटिंग परसेंटेज बता रहे 11.67% मतदान हुआ है। मथुरा में 10.67%, गाजियाबाद में 10.09%, मेरठ में 12.28%, अमरोहा में 14.32%, बागपत में 11% मतदान हुआ है। तो अलीगढ़ में 12.20%, अमरोहा में 14.32%, बागपत में 11%, बुलंदशहर में 11.99%, गौतम बुद्ध नगर में 11.57% मतदान हुआ है। तो लगातार ये वोटिंग परसेंटेज है 9 बजे तक के हिसाब से अभी हम आपको बता रहे हैं और आगे भी लगातार मतदान की प्रक्रिया चल रही है। और जैसे जैसे क्योंकि दिन चढ़ता है वैसे वैसे मतदाता जो है अपने घरों से निकलते हैं। कई मतदाता जो है जागरूक रहते हैं, जो पहले ही वोट करने पहुंच जाते हैं, बाद में जलपान करते हैं, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो अपना कामकाज निपटाकर बाहर निकलते हैं, अपना वोट कास्ट करते हैं। तो राजस्थान का 9 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं 11.77% मतदान हुआ है। राजस्थान में जालौर में 12.01%, झालावाड़ में 13.26%, जोधपुर में 10.45% मतदान हुआ है। राजमसंद में 11.77%, टोंक में 10.89%, उदयपुर में 11.88%, अजमेर में 11.66%। तो वहीं इसी के साथ मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। भीलवाड़ा में 11.66% मतदान हुआ है। चित्तौड़गढ़ में 10.89% मतदान हुआ है। तो राजस्थान की वो सीटें हम आपको बता रहे हैं जहां पर वोटिंग परसेंटेज जो है सामने आया है। और कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो राजस्थान में 9 बजे तक के हिसाब से 11.77% मतदान हुआ है। बिल्कुल, तो तमाम राज्यों के तमाम जिलों का वोटिंग परसेंटेज हम आपको दिखा रहे हैं। बांका में 10.65%, भागलपुर में 8.92%, कटिहार में 12.01% मतदान हो चुका है। बांका में 10.65%, पूर्णिया में 9.36% मतदान हो चुका है। किशनगंज में 8.32% मतदान हुआ है। और ये बिहार में हम उन तमाम सीटों का वोटिंग परसेंटेज दिखा रहे हैं जहां पर अभी मतदान चल रहा है। और अगर ओवरऑल बिहार राज्य की बात कर ली जाए तो 9 बजे तक 15.42% मतदान अभी हो चुका है। छत्तीसगढ़ की भी बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों का वोटिंग परसेंटेज आपके सामने। कांकेर में 17.52%, जो कि बहुत ज्यादा है। महासमुंद में 14.33%, राजनांदगांव में 14.59%, कांकेर में 17.52%, महासमुंद में 14.33% मतदान हुआ है। तो ऐसे ये तमाम राज्यों के तमाम जिले हैं जहां पर 9 बजे तक का जो भी वोटिंग परसेंटेज है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। और ये जो वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, इससे ये साफ तौर पर स्पष्ट हो जाता है कि आज जो मतदाता है वो काफी ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं। उन्नति, बिल्कुल, देखिए एक तरफ हम वोटिंग परसेंटेज दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ कवरेज ये भी हो रही है कि आखिर मतदाताओं की संख्या में कितना इजाफा है, क्या जोश है, क्या बड़े मुद्दे हैं। और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लालचंद लखनऊ से जुड़े हुए हैं, गौतम बुद्ध नगर से राजकुमार हमारे विशेष संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजकुमार, सीधा आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुझे वो बात याद आ रही है जिसमें वो कहते हैं कि तुष्टिकरण नहीं संतुष्टिकरण की राजनीति के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जब ऐसे बड़े शब्द एक बड़े सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति की तरफ से बोले जाते हैं तो मतदाताओं के मन में वो कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में छप जाते हैं। अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, लेकिन ये जो बड़े बड़े शब्द बोले जाते हैं इस पर क्या प्रतिक्रिया, क्या माइंडसेट मतदाताओं के मन में? देखिए उन्नति, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। और राजनीति क्या, आप ये देखिए कि अगर परिवार की हम बात कर लें तो परिवार का जो मुखिया होता है वो मुखिया किस तरीके से अपने परिवार को चलाता है, लेकिन डिसिप्लिन में भी रखना होता है। अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। जब हम पढ़ते थे तो स्कूलों में हमने दीवारों पर लिखा देखा। और आज अगर देश की बात कर लें तो देखो अगर हम अपने देश की बात करें तो ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं कि जो संसद भवन में बैठ के सो जाया करते थे। और ऐसी तस्वीरें
सामने आई हैं। लेकिन एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला जो 18-18 घंटे काम करता हो, तमाम तरह की तुष्टीकरण की जो बातें, जो देखिए अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ कहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और जब राजनीति में जब सर्वोच्च पद पर आदमी पहुंच जाता है, प्रधानमंत्री एक देश को लीड करना है, एक देश को किन हाथों में सौंपना है, प्रधानमंत्री बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लें तो अपनी बात को बहुत स्पष्ट तरीके से कहना, कौन क्या मायने लगाएगा ये इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपनी बात को पूरे यहाँ से दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से पूरे तरीके से, पूरी मजबूती के साथ कहना, यह प्रधानमंत्री का अपना एक स्टाइल है। और इस स्टाइल को हिंदुस्तान ने पिछले 10 वर्षों में समझा है। चाहे इंटरनेशनल मामलों की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर लें, तमाम तरह की, देखिए ऐसा नहीं है कि पहले देश के संबंध अच्छे नहीं थे, तमाम देशों से संबंध थे, लेकिन एक जो मिलने का तरीका की बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो बहुत मायने रखती है, उन्नति। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों में एक चीज़ ये जरूर करके दिखाई है कि हिंदुस्तान जो है समृद्ध। कभी आप देखिए कि हम तमाम हेलीकॉप्टर्स, तमाम जो सेना के संसाधन थे, उन सबको हम लोग आयात करते थे, लेकिन अब हम सेल्फ मेड हेलीकॉप्टर बना रहे हैं। और एक अगर बात कर लें तो जहां मैं गौतम बुद्ध नगर में इस समय मौजूद हूं, इसी से बिल्कुल सटा हुआ एरिया अलीगढ़ के आसपास का एक डिफेंस कॉरिडोर बनाने की योजना है, उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, ज़मीन एक्वायर हो रही है, एयरपोर्ट बिल्कुल बन रहा है, हवाई जहाज को एक्सप्रेस वे पे उतारा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक आम आदमी को ये बताने का प्रयास है कि हम हिंदुस्तान है, हम बदलता हिंदुस्तान है। अब ये हिंदुस्तान जो है आगे बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर एक आत्मविश्वास जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी को देना होता है। 140 करोड़ की आबादी है, तमाम समुदाय, तमाम पंथों के लोग हैं, तमाम भाषाएं हैं। आप सोचिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमाम प्रदेश है, कई प्रदेश ऐसे हैं कि जहाँ की अपनी भाषा है, जहाँ लोग जो है वो आम भाषा में नहीं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज और कौन आदमी क्या कहने का प्रयास कर रहा है, एक सरल भाव में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर आप देखें तो तमाम देशों में, तमाम प्रदेशों में जाते हैं, वहाँ उन प्रदेशों के जो अपने जब भाषण की शुरुआत करते हैं तो वहाँ के जो प्रदेश हैं उस प्रदेश की एक मूल सेंटेंस, राजस्थान में जाएंगे तो पधारो हमारे देश, राम राम जी, तमाम तरह के ये जो स्लोगन है, इसको कहीं ना कहीं एक हार्ट से जोड़ने की बात है। इसका बहुत ज्यादा प्रभाव भी मतदाताओं पर पड़ता हुआ नजर आया है, कितना करीब ले आते हैं। बिल्कुल ठीक है राजकुमार जी, लौटेंगे आपके पास। और इस बीच हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद भी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, तो उनका भी रुख करना चाहेंगे। लालचंद, तो 9 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया है वो वाकई में काफी ज्यादा अच्छा है और चौंका देने वाला भी है, क्योंकि पहले चरण के मतदान में जिस तरह से देखने को मिला था, उदासीनता मतदाताओं में देखने को मिली थी और उसके बाद विपक्षी खेमे में कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर जरूर थी। लेकिन आज दूसरे चरण की अगर मतदान की बात कर ली जाए तो एक अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज निकल के आया है और आज उस खुशी की लहर पर कहीं ना कहीं जो बीजेपी की लहर है वो भारी पड़ती हुई अब जरूर नजर आ रही है। 2 घंटे का रिजल्ट आ चुका है। जिस तरीके से सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई थी और उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर जो है मतदान हो रहा है और जिस तरीके से 9 जिलों में यह मतदान हो रहा है, इसको लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने जो है पहले चरण का जब मतदान हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी में असमंजस था। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोर कमेटी की बैठक की, जिसमें संगठन और सरकार के सभी पदाधिकारी इसमें शामिल हुए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है मतदान हो सके, इसको लेकर बीजेपी ने जो जीतोड़ जो है मेहनत करती हुई यहाँ पर दिखाई दी। और यही वजह है कि जो 5 से 9% मतदान कम हुआ था पहले चरण में, उसको कैसे पूरा किया जाए, इसको लेकर बीजेपी ने रणनीति तैयार की और हर एक जनता के बीच जाए, हर एक घर में जाए और एक मतदाताओं को बूथ तक लेकर जाए, इसको लेकर रणनीति तैयार की गई। और बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो लगातार घर घर गए और उनको जहां पर्चियां दी तो उनको वोट डालने के लिए अपील भी करते हुए दिखाई दे। साथ यही वजह है कि आज जो 2 घंटे का भी रिजल्ट आया वो कहीं ना कहीं जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे। बड़ी संख्या में अभी भी मतदाताओं की लाइन जो है मतदाता केंद्र पर लगी हुई है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगर 2 घंटे की बात करें तो 11.77% जो है मतदान हुआ है, यानी कि हर एक जिले में मतदाता बड़ी संख्या में घर से निकल कर अपना मताधिकार
का जो है प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जो बीजेपी के नेता है, चाहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात की जाए, चाहे केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए, चाहे भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष उनकी बात की जाए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो अपील की, जनता के बीच में जाकर जो जनसभाएं की, रोड शो किया, रैलियां कही, उसका कहीं ना कहीं असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि आज जब शाम 6 बजे तक जो वोट प्रतिशत होगा वो इस बार पहले चरण से ज्यादा बढ़कर होगा। कहीं ना कहीं उसका फायदा बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा जब पिछले प्रथम चरण में जो वोटिंग परसेंट कम हुआ तो कहीं ना विपक्ष उसको लेकर निशाना कसते हुए एनडीए पर दिखाई दिया है। लेकिन इस बार बीजेपी ने जीतोड़ मेहनत की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार जनसभाएं की, रैलियां की, रोड शो की और अपने प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार जो है वोट मांगते हुए दिखाई दिए, कहीं ना कहीं उसका फायदा बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस बार देखने को मिल रहा है कि जो 7 सीटें हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी लड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक सीट पर आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी जो है वो उनके प्रत्याशी मैदान में है और कहीं ना कहीं जयंत चौधरी के आने की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जिस तरीके से किसानों के नेता जयंत चौधरी कहे जाते हैं, उनका पूरा परिवार जो है किसानों का मसीहा कहा जाता है, जाहिर सी बात है जो जाट बेल्ट है, जो गुज्जर बेल्ट है, वो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी के जो है समर्थन में खड़ी रहती है। और जयंत चौधरी भी जीतोड़ मेहनत जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि वो इस समय एनडीए के साथ में है। तो जाहिर सी बात है उसका भी फायदा कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, तो कांग्रेस जहां 4 सीटों पर आज चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी 4 सीटों पर जो है चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिन 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, इसमें पहले 2019 की चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं 7 सीटें जो है बीजेपी ने जीती थी और एक बसपा ने जीती थी। लेकिन बसपा के जो सांसद थे उनका वो इस बार समाजवादी पार्टी के साथ जो है चुनाव लड़ते हुए अमरोहा से दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं उसका भी फायदा जो है उठाने की कोशिश इंडिया गठबंधन करते हुए दिखाई देगी। लेकिन अगर हम बात करें तमाम जो प्रत्याशी मैदान में है, क्योंकि 51 प्रत्याशी इस बार जो है 8 सीटों पर मैदान में उतरे हुए हैं और चुनाव आयोग की तरफ से, उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई है कि किसी भी प्रकार से जो है वहां पर अशांति न फैलने पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को निपटाया जा सके। लेकिन अगर हम बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव में जो 9 जनपदों में 8 सीटों पर जो मतदान हो रहा है, उसमें अगर मेरठ की बात करें तो भाजपा से अरुण गोविल जो राम के रूप में देखे जाते थे, कलाकार के रूप में, वो जिस तरीके से राम मंदिर में पहुंचे, उनका भव्य स्वागत किया गया और तमाम जो है कार्यक्रम में वो शिरकत करते रहे लगातार जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। तो जाहिर सी बात है वो भी इस बार चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, पहली बार वो चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी तो सुनीता वर्मा जो है उनके खिलाफ जो है चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। बसपा की बात करें तो बसपा से देवव्रत त्यागी जो है मेरठ से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बसपा कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ या इंडिया गठबंधन के खिलाफ जो है प्रत्याशी मैदान में उतारे है, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को जो है होता हुआ दिखाई देगा। वही अमरोहा की बात करें तो कांग्रेस से कुंवर दारिस अली जो है चुनाव मैदान में है, भाजपा से बात करें तो कुंवर सिंह तंवर जो है मैदान में है, बसपा से बात करें तो मुजाहिद हुसैन जो है मैदान में देखिए तमाम दिग्गज प्रत्याशियों की ये बड़ी फहरिस्त है लालचंद। लेकिन देखिए माना जा रहा है क्योंकि 2019 के मुकाबले अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के लिए दूसरे चरण में ज्यादा कुछ खोने के लिए है नहीं, लेकिन बीजेपी के खाते में तो 7 सीटें गई हैं, तो वो चाहेगी कि किसी कीमत पर ये सीटें जो है उसके हाथ से ना छूटे, इसके लिए पुरजोर कोशिश होगी। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। राजकुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार देखिए, गौतम बुद्ध नगर से जो प्रत्याशी हैं महेश शर्मा को अभी हम लोग अपने दर्शकों को सुनवा रहे थे, उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव 2024 में हो रहा है लेकिन 2047 का वो विजन रख रहे हैं। ये बात हम लोगों ने प्रधानमंत्री के मुंह भी सुनी है, तो ऐसे में उसका कितना इम्पैक्ट है? देखिए बहुत अहम। अब अगर थोड़ा सा पीछे चले हम, जब चुनाव की आचार संहिता लागू होनी थी उससे पहले संसद भवन के अंदर जो उनका अपना संबोधन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा कि हम विकसित देशों की सूची में खड़ा होना चाहते हैं, विकासशील नहीं। विकासशील यानी हम लोग एफर्ट्स कर रहे होते हैं। वही बात गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने की है। और बात कर लें तो पिछले
जो मंत्रिमंडल था उस पिछले मंत्रिमंडल में 3 मंत्रालय सांस्कृतिक मंत्री रहे हैं डॉक्टर महेश शर्मा। तो बहुत अहम हो जाता है कि जब देखिए दरअसल बेस जब बनता है उन्नति, तो स्वाभाविक तौर पे ये बेस क्यों बनाया जा रहा है, इस बेस के मायने क्या होंगे, ये बताना बहुत ज़रूरी होता है। और बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, जिस तरीके से मैं पहले कह रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी एक स्टाइल है, वो अपने निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। थोड़ा सा और अतीत में जाएं तो क्या सोच सकते थे कि हम नोटबंदी हो सकती है, क्या सोच सकते हैं कि हम धारा 370 पे इस तरीके के निर्णय लिए जा सकते हैं, लेकिन लिए गए, बोल्ड निर्णय लिए गए। और जब एक सकारात्मक सोच के साथ हम आगे चलते हैं तो स्वाभाविक तौर पर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और जो भी पढ़ा लिखा, देखिए साक्षरता दर स्वाभाविक तौर पर बढ़ी है। और ये जो 60% तक जो हम लोग मतदान देखते हैं, ये वही लोग हैं, इसमें अगर बात करें तो साक्षरता दर के नीचे जो जीवन यापन करने वाले लोग हैं, वो अपनी वोट के शायद मतलब नहीं समझते, तो शायद इस वजह से बूथ तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन 60% अगर लोग मतदान करते हैं तो वो इस बात को जरूर समझेंगे कि 2047 की जो बात कही जा रही है उसके क्या मायने हैं, क्योंकि बेस बन के तैयार हो गया है। मैं वही कह रहा था कि रक्षा कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। आज जो राफेल है, आज जो हमारे सुखोई हैं, उन Over the last 10 years, Prime Minister Modi has built 10 crore toilets all across the country. A few lakhs here in Karnataka. So, even now, if the Congress party is still carrying a Chambu campaign, it only shows that they want to go back to those days and not want to progress to where the country is headed in the coming decades. It just shows their regressive mindset. Last question. Prime Minister has said that Congress has been fiddling with inheritance tax time and again, and this is a self-goal by the Congress on the inheritance tax proposal. Sir, two things on the inheritance tax. First of all, if the Congress party is so against inheritance of any kind, then how is it that Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi are being bequeathed the Congress party as a matter of inheritance? And not just Rahul Gandhi and Sonia Gandhi, even here in Bengaluru South and in 12 other seats in Karnataka, ministers are trying to bequeath their political inheritance to their daughters and sons. So you cannot on one hand say that we want to tax economic inheritance and on the other hand be the biggest propagators of dynasty politics and political inheritance. It is hypocrisy in capital letters. Second, this idea of inheritance tax or taxing of this nature is essentially communist. It was a Stalinist Russia that tried this, a Maoist China that has tried this at great cost to human lives. So it only shows that the Congress is not hesitant to even push the country towards bloody. तो राजकुमार हमारे साथ लगातार बने हुए थे। फिलहाल इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पल पल का आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल रुक करेंगे। अब एक खास खबर का, बागपत में सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह ने मतदान कर दिया है और परिवार सहित डॉक्टर सतपाल सिंह ने अपने पैतृक गांव बासौली में वोट डाला और उन्होंने कहा कि राष्ट्र के नाम पर और मोदी को तीसरी बार पीएम बनाना है। सभी गिले शिकवे भूलकर सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इस देश को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। 2047 तक देश को पूरी तरह से विकसित करना है, ये कहना डॉक्टर सतपाल का। दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। वीआईपी सीट कहे जाने वाली बागपत में बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह अपने परिवार के साथ यहाँ वोट डालने आए हैं। आइए हम बात कर लेते हैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह से। डॉक्टर साहब, परिवार के साथ आए हैं, किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट किया है और क्या करें? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्र का निर्माण है। 2047 तक देश को पूर्ण रूप से विकसित करना है। दास्ता के सारे चिन्ह खत्म करते हुए, विरासत पर गर्व करते हुए इस देश का विकास करना है। और उसके लिए मुद्दा हमारे लिए सबसे बड़ा ये है, इन सब बातों को पूर्ण करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। मतदाताओं से क्या अपील करना है? मैं मतदाताओं से यही अपील करूंगा कि अपने आपसी मतभेद मिटा करके, चाणक्य आचार्य चाणक्य की बात मुझे याद आती है, जब परिवार के कल्याण की बात हो तो एक आदमी को अपना स्वार्थ छोड़ देना चाहिए। जब गांव के पूरे गांव के कल्याण की बात हो तो एक परिवार का अगर कहीं नुकसान है उसको भी छोड़ देना चाहिए। ये भावना ध्यान में रख करके जहां राष्ट्र निर्माण की बात हो
तो आपस में अगर हमारा कोई मन मुटाव उसको खत्म करके हमको वोट डालना चाहिए। तो चुनावी समर के बीच लगातार वादों का दौर जारी है और दूसरे चरण की मतदान प्रक्रिया जो है वो भी लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।